सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, अभी जिस पाठ का हम अध्ययन कर रहे हैं वह पाठ है कक्षा 10वीं की जो पुस्तक चलती है क्षितिज। उस क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत पाठ नेताजी का चश्मा, और इस पाठ के लेखक है स्वयं प्रकाश जी। और स्वयं प्रकाश जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय हमने पिछले भाग में जान लिया था, और इसके साथ साथ हमने पिछले भाग में हमको स्पष्ट हुआ कि किस प्रकार ये पाठ किस दिशा में जा रहा है। हम मानते हैं कि देखो, चारों तरफ से घिरी हुई भूभाग, इसको ही हम देश नहीं कहते। देश के लिए उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, प्रकृति, ये सब कुछ उस देश में आते हैं। वहाँ के नागरिक ये सब देश में आते हैं, इसलिए सभी कुछ अगर अच्छा है तो देश सब अपने आप ही अच्छा होगा। तो देश के लिए जरूरी नहीं कि हम सीमा पर ही जाकर लड़े तभी देशभक्त कहलाएंगे। हम घर पर रह करके भी, अपने देश में रह करके भी, अपने गांव में रह करके भी, शहर में रह करके भी हम देशभक्ति का कार्य कर सकते हैं। देश की संपदा की सुरक्षा कर दी अगर हमने, या उसकी रक्षा में, देश की संपदा की रक्षा में भी अगर हमारा सहयोग हो गया तो भी हमने एक तरीके से देशभक्ति कर ली। कई छोटे छोटे कार्यों से भी हम देशभक्ति प्रकट कर सकते हैं। बिजली फालतू खर्च हो रही है, जल व्यर्थ बह रहा है, इस प्रकार की जो बातें, इनको हमने रोक लिया तो ये भी एक छोटा सा देशभक्ति का उदाहरण हो जाता है। तो यहाँ पर जो पाठ है कि हालदार साहब इस कहानी के इस मुख्य पात्र है, और हालदार साहब जो है उन्होंने जो बात बताने का प्रयास किया है वह ये किया है कि देश और देशभक्तों का सम्मान होना चाहिए। और सम्मान, बात ये नहीं कि मूर्ति लगा दी ये सम्मान हो गया, मूर्ति के बाद में उसका सम्मान बने, क्योंकि मूर्ति नहीं है वो नेताजी या कोई महात्मा गांधी, वो उसका प्रतीक चिन्ह है, और उसका सम्मान हमारे मन में होना चाहिए, हृदय में सम्मान होना चाहिए, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। इस तरह का भाव भी इस कहानी में प्रकट किया है। इसी को एक उदाहरण के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से कवि ने प्रकट किया है, लेखक ने। तो लेखक ने क्या कहा है कि हालदार साहब हर 15वें दिन एक कस्बे से गुजरते थे। कस्बे का वर्णन हमने देखा कि कस्बे में सामान्य रूप से जितना विकसित कस्बा होना चाहिए, जिसमें सीमेंट फैक्ट्री, 2 स्कूल और इस प्रकार नगर पालिका ये सब थी, इसका मतलब अच्छा खासा कस्बा था। तो वहाँ के लोगों ने जिस प्रकार का विचार किया कि यहाँ के चौराहे पर एक नेताजी की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए, नेताजी की मूर्ति का विचार निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनके अंदर देशभक्ति की भावना को जगाता है, और कहीं न कहीं उनके पीछे देशभक्ति का भाव ही रहा होगा, इसलिए उन्होंने नेताजी की मूर्ति को स्थापित करने का निर्णय लिया। मूर्ति स्थापित हुई, स्थापित होने के बाद में कोई कारण रहा होगा, अभी यहाँ भी हम पता लगा लेंगे, बता देंगे कि कारण रहा कि मास्टर जी उसमें चश्मा लगाना भूल गए या क्यों नहीं लगाया, वो तो अभी हम पढ़ ही लेंगे। तो उस मूर्ति के चश्मा नहीं था। अब लेखक ने जब देखा, हालदार साहब ने जब देखा कि मूर्ति के चश्मा नहीं है, मतलब चश्मा तो है लेकिन ओरिजिनल है, रियल चश्मा है, तो ये देखकर उनको आश्चर्य हुआ। लेकिन उन्होंने तरह तरह की बात बनाने की जगह उन्होंने माना कि वास्तव में बात सही है। अगर मूर्ति ओरिजिनल नहीं हो सकती, रियल नहीं हो सकती, तो कम से कम चश्मा तो रियल है। हर बात को सकारात्मक दृष्टि से हालदार साहब सोचते थे, हंसते नहीं थे और लोगों की तरह, सकारात्मक दृष्टिकोण से वो सोचते थे। तो इस प्रकार वो मूर्ति की बात आ गई, फिर भी उनसे रहा नहीं गया, और जब दूसरी बार गए वहाँ पर तो उन्होंने देखा चश्मा बदला हुआ था। फिर हालदार साहब से रहा नहीं गया, और वह एक दुकान पर पान खाने के लिए रुकते थे, तो पान वाले से उन्होंने पूछ लिया। तो पान वाले का उत्तर किस प्रकार रहा, पान वाला का व्यवहार कैसा था, वो आज हम पढ़ेंगे। तो पान वाले का पहले हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पान वाला एक मोटा, काला, खुश मिजाज व्यक्तित्व का आदमी था। हमेशा मुस्कुराना, हंसता रहना, ये उसकी फितरत में था। और हालदार का प्रश्न सुनते ही पहले तो वो आंखों में हंसा, जैसे कोई मजाक कर लियो। उन्होंने, हालदार साहब ने जब पूछा पान वाले से कि भैया ये मूर्ति के रोज चश्मा किस प्रकार बदल जाता है, क्यों बदल जाता है, तो इस बात को सुन करके वो आंखों में हंसा। और मोटा ताजा आदमी था, इसलिए तोंद भी बड़ी निकल रही थी। तो वो क्या करता था, इधर उधर बात करता था, तोंद थिरकती रहती थी। तो तोंद जैसे, अब पान तो मुंह में है ही, अब पान मुंह में है तो बोलेगा कैसे, पहले पान को थूकना तो पड़ेगा ना। तो थूकने के लिए पीछे मुड़ा तो तोंद थिरकी, और पीछे मुड़ करके पान थूक करके और फिर बोलने
लगा और अपनी लाल काली बत्ती सी, देखो पान खाने वाले व्यक्ति के लाल काली बत्ती सी अपने आप ही हो जाती है, इसलिए उस लाल काली बत्ती सी को बता करके दिखा करके बोला कैप्टन चश्मा वाला करता है। कैप्टन चश्मा वाला करता है, क्या करता है? चश्मा चेंज करता है। तो हवलदार साहब को रहा नहीं है कि कैप्टन चश्मा वाला इस मूर्ति का चश्मा क्यों बदलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर पान वाले द्वारा चश्मा परिवर्तन होने का कारण बताना। पान वाले ने क्या बताया कारण कि देखो कोई ग्राहक आ गया तो वह चश्मा उसको दे दिया और दूसरा उस जगह लगा दिया और इस तरह वो चश्मा बदल जाता है। हवलदार साहब ने सोचा आखिर क्या बात है, तो उनके थोड़ी बात समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर बाद में जब देखा कि आखिर ऐसा क्यों है, हवलदार साहब के कि एक व्यक्ति है जो चश्मा बेचता है और जिस जगह वो अपनी दुकान लगाता है उस जगह पर, दुकान का मतलब सामान्य एक बांस की डंडी पर, और जैसे किताब में चित्र दे रखा है उस चित्र के हिसाब से वह उसको दुकान लगाता है वहाँ पर, और वहाँ एक चश्मा नेताजी के पहना देता है। कोई ग्राहक आया और उसको लगा कि मुझे ये चश्मा चाहिए, तो वह चश्मा दे देता है और उस जगह दूसरा चश्मा लगा देता है। तो ये कम से कम ये भाव तो है कि वो बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखना उनको अच्छा नहीं लगता, कहीं न कहीं देशभक्ति की भावना को उनकी ठेस पहुंचती है। तो हवलदार साहब के मूर्ति के चश्मा न लगने का कारण का अनुमान लगाना। अब हवलदार साहब ने सोचा कि आखिर इस मूर्ति के चश्मा क्यों नहीं लग पाया। जब मूर्ति इतनी अच्छी बन गई तो इसके पीछे चश्मा नहीं लगाने का कारण क्या है। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि जैसे बता रहे मास्टर, जैसे पान वाले ने जवाब दिया कि मास्टर मोतीलाल भूल गया था, तो भूलने का कारण क्या था। तो वो सोचते हैं कि हो सकता है ये परीक्षा में प्रश्न पूछ लेते हैं कि मूर्ति के चश्मा नहीं लगाने का मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। तो उसमें एक तो ये है कि देखो मूर्तिकार के पास समय कम था, 1 महीने में उसको मूर्ति तैयार करनी थी। अब मूर्ति तैयार करनी थी तो जल्दबाजी में हो सकता है चश्मा लगाना भूल गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि चश्मा लगाने की सोची तो हो लेकिन संगमरमर की मूर्ति की अगर चश्मा संगमरमर का लग गया तो आंखें किस प्रकार दिखेगी, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसने वो छोड़ दिया। कांच का चश्मा लगाना उन्होंने उचित नहीं माना होगा, इसलिए शायद वो रह गया, ऐसा हवलदार साहब अनुमान लगा रहे थे। ठीक है, अगली बात आती है हवलदार साहब द्वारा कैप्टन के संबंध में पूछे जाने पर पान वाले की मजाक करते हुए। अब हवलदार साहब ने जब पूछा कि आखिर ये कैप्टन क्यों है, क्या कोई फौज में था या नेताजी का कोई साथी था, आखिर इसको कैप्टन क्यों कहते हैं, तो इस बात का देखो कितने मजाकिया लहजे में पान वाले ने उत्तर दिया। पान वाले ने क्या उत्तर दिया कि नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल है। ये स्थिति है देश की, जो देशभक्ति के लिए अच्छा काम करना चाहता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है और कहीं न कहीं जिसके मन में देशभक्ति का भाव हो उसको लोग पागल समझते हैं। यहाँ पर भी जिस प्रकार के भाव से पान वाले ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से बड़ा कष्टदायक वो उत्तर था। लेखक को भी बुरा लगा, मतलब हवलदार साहब को भी बुरा लगा कि ये गलत बोल रहा है, लेकिन उसको छोड़ा। और उसके बाद में जब उससे पूछा कि आखिर और कोई प्रश्न पूछता, उसके पहले पान वाले ने पान रख लिया मुंह में और बता नहीं पाया। तो अब यहाँ पर जब बात आई कि क्या है, तो उसने कहा, जब प्रश्न पूछा कि कौन है, क्या है, कैप्टन कौन है, क्यों करता है ऐसा, तो उसने देखो इतने में कैप्टन आता हुआ दिखा और पान वाले ने क्या कहा, देखिए वो खुद आ गया, वो उससे आप पूछ लीजिए। अब जब लेखक की दृष्टि उस पर पड़ी, किस पर, कैप्टन चश्मे वाले पर, तो कैसा था कैप्टन चश्मा वाला, एक बेहद ही बूढ़ा और मरियल सा लंगड़ा आदमी था और सिर पर गांधी टोपी पहनी हुई थी, कहीं न कहीं देशभक्ति का भाव इसमें जग रहा है। आंखों पर काला चश्मा था, एक हाथ में छोटी सी संदूक थी जो कि चित्र में बताया गया है, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टके हुए बहुत से चश्मे, ऐसा वो लेकर के आ रहा था। और वहाँ पर जहाँ पर ये थी बस्ट, उस बस्ट के स्थान पर उसने वहीं जा कर के अपनी दुकान लगा लेता था और एक चश्मा नेताजी को पहना देता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो गई। अब एक दिन क्या हुआ, रोज़ का काम हो गया, हवलदार साहब हर 15वें दिन जाते
और उस मूर्ति को निश्चित रूप से कौतूहलवश देखते कि आज देखते हैं कौन सा चश्मा लग रहा है, कभी गोल चश्मा, कभी चौकोर चश्मा, इस तरह रोज के रोज परिवर्तन होते हुए चल रहे थे। रोज ही उत्सुकतावश हवलदार साहब उस बस्ट को देखते थे। बस्ट का मतलब नेताजी की प्रतिमा को देखते थे और चश्मा चेंज मिलता था। अब एक दिन क्या घटना हुई, एक दिन हवलदार साहब वहाँ से गुजरे और देखा नेताजी की चश्मा नहीं है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है। बड़ा आश्चर्य हुआ कि रोज चश्मा चाहे बदला हुआ हो लेकिन मिलता रोज था, और आज चश्मा क्यों नहीं है यहाँ पर। तो उसने पान वाले से पूछ लिया। अब पान वाला जो यहाँ पर उत्तर दे रहा था, बड़े मजाक के लहजे में दे रहा था उत्तर, हंसी मजाक करते हुए या उसकी व्यंग्य करते हुए उपेक्षा भाव से उत्तर दे रहा था। उसका उत्तर कितना बदल गया, उसका भाव। उसने पहले जब पूछा कि भाई ये चश्मा क्यों नहीं आज, तो उसने पहले आंखों को पोंछा, आंसू आ गए उसके। और एक दिन तो जब देखा ना चश्मा नहीं था शुरुआत में, तब देखा कि सारी दुकानें बंद थी, इसलिए पूछ नहीं पाया किससे। लेकिन अगली बार पूछा पान वाले से तो उसने आंखों में आंसू आ गए पान वाले के बताते समय, और बताने लगे साहब कैप्टन मर गया। ये भाव जो प्रकट किया, क्यों किया ये है कि आप अगर देशभक्ति का काम करोगे, अच्छा काम करोगे, तो हो सकता है लोग उस समय आपको पागल कहे, कुछ भी कहे, लेकिन अगर आप निरंतर वो कार्य करते थे, लोगों के भी समझ में आ जाएगा कि वास्तव में देशभक्त था। तो उसकी आंखों में आंसू ला करके जिस प्रकार की बात कही उसने कि कैप्टन मर गया, इस बात से हवलदार साहब को बड़ा कष्ट हुआ कि देशभक्ति की भावना अब लोगों में कैसे रहेगी। तो मूर्ति का चश्मा कैप्टन के मरने की सूचना मिली गई। अब क्या होगा, अब एक बात इस पाठ में महत्वपूर्ण आई कि इस क्या होगा इस कौम का। जैसे पान वाले का व्यवहार और अन्य व्यवहार देखे तो उनका इस कौम का क्या होगा जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी और जवानी, एक तरफ तो वो लोग हैं जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने के लिए तैयार है, सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं देश के लिए, और एक जो है वो लोग हैं जो देश के खातिर अपने के बिकने के मौके ढूंढते हैं। और ये सब कुछ होम देने वाले व्यक्तियों पर तो हंसते हैं और खुद बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं, अर्थात देशद्रोह का काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं पैसे के लिए। और कौन से लोग हंसते हैं, जो खुद देशद्रोह है, जो बिकने के मौके ढूंढते हैं। बिकने का मतलब कोई पैसे दे दे कि एक काम कर देना, गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, देश को नुकसान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग हंसते हैं देशभक्तों पर। ये कितना दुर्भाग्य है देश का। तो ये बात भी इसमें आई है। और अंत में जब लेखक ने, हवलदार साहब ने जब ये देखा कि अब कैप्टन साहब तो मर गए, अब इस मूर्ति पर कोई चश्मा लगाने वाला नहीं है, तो उसने अपने ड्राइवर से कहा कि अब ऐसा करना, अब रुकना नहीं है पान की दुकान पर, क्योंकि जब वो मूर्ति को देखेगा और बिना चश्मा वाली देखेंगे तो उनको पीड़ा होगी, इसलिए सीधे ही निकलते हुए चलना। तो रोज़ की यही। अब एक दिन क्या हुआ, रोज़ की ये प्रक्रिया, फिर मूर्ति की तरफ देखना ही बंद हुआ। जब अगली बार आए तो उन्होंने देखा कि मूर्ति नहीं देखनी है क्योंकि कष्ट होगा, लेकिन अचानक उनकी दृष्टि पड़ी गई मूर्ति पर, और मूर्ति पर देखा कि बच्चों ने, वहाँ के बच्चों ने एक सरकंडे का चश्मा लगा रखा था। सरकंडे का, जैसे गाँव में बनाते हैं सरकंडे का चश्मा, ऐसा चश्मा उन्होंने बना दिया और उस मूर्ति के लगा दिया। हवलदार साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन आश्चर्य के साथ साथ संतोष भी हुआ। उन्होंने सोचा कि निश्चित रूप से बच्चों का इस प्रकार का विचार आना और मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना, ये हमारी भावी पीढ़ी में कम से कम देशभक्ति भावना तो जागृत है। ये विश्वास दिलाता है कि अभी भी देशभक्त हमारे देश में है और ये देशभक्तों का अपमान स्वीकार नहीं कर सकते। तो इस बात से उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। तो यहाँ पर इस कहानी में जो बात आई है, एक बार सारांश बता देता हूँ कि हमें अपने देश और अपने देशभक्तों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। हंसना नहीं चाहिए, उनकी मजाक नहीं उठानी चाहिए, और जो देश के प्रति अच्छा काम करे उसका हमको सहयोग करना चाहिए, न कि निंदा करनी चाहिए। तो ये बात इस पाठ का मूल सार है। बाकी जो प्रश्न बनेंगे वो तो आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे ही, और पिछले भाग को अगर आप देखने से वंचित रह गए तो उसका भी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई व्याख्या और प्रसंग किस प्रकार लिखना है,
तो उसको भी हम देख लेते हैं। प्रसंग पिछले भाग में बताया था मैंने, पहले हम प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग लिखने के पश्चात यहाँ पर नीचे वाली लाइन से चालू करेंगे, प्रस्तुत गद्यांश, ये गद्यांश है और कई बार हमसे चूक हो जाती है और हम गद्यांश के स्थान पर पद्यांश लिख देते हैं और ये चूक आपने पिछले भाग में देखी होगी, मुझे भी अलग से लिखना पड़ा कि ये गद्यांश के स्थान पर पद्यांश के स्थान पर गद्यांश पढ़े, तो ध्यान रखना है इसको गद्यांश ही लिखना है। गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम क्षितिज के अंतर्गत स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेता का चश्मा, नेताजी का चश्मा शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, ये तो हो गया इसका प्रसंग संदर्भ। अब संदर्भ भी लिख देते कि संदर्भ तो ही हो गया। अब प्रसंग में क्या चल रहा था इसको भी इसमें जोड़ दे, तो उसमें इसमें लेखक ने अब मान लो इतना याद है, तो पान वाले के चरित्र या व्यवहार का वर्णन किया है। ठीक है, व्याख्या भी जिस प्रकार बताई उस प्रकार विशेष लिखी देनी है हमकी व्याख्या। और विशेष में क्या करना है, विशेष में वही बातें जो पिछले भाग में हमने लिखी थी कि भाषा सरल, सुबोध और बोधगम्य है। इसके अलावा तत्सम, तद्भव, देशज इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ है। और पान वाले के चरित्र के माध्यम से जो देशभक्तों का मजाक उड़ाने वाले लोग हैं उन पर बहुत अच्छा, बहुत सुंदर तरीके से व्यंग्य किया गया है, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार प्रसंग, व्याख्या और विशेष भी हम लिख देंगे और इसके साथ ही ये हमारा पाठ कंप्लीट होता है। और बोर्ड पर लिखे हुए जो नोट्स थे वह तो आपको कॉपी में लिखने ही है, क्योंकि ये परीक्षा के समय बहुत काम आने वाले हैं। अब अगले भाग में या नए पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।